Hello dear students, welcome to JKSE Online. Myself Professor Akshat Vakharia, and today we will do second topic of mathematics part 2, that is insurance and annuity. डियर स्टूडेंट्स, ये LMR कंसेप्ट वीडियो है। यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर का थियरी मिलेगा एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज आप एग्जाम के एक दिन पहले ये प्रॉपरली वीडियो सारे देखना हर एक चैप्टर्स के। ठीक है, एंड एग्जाम के दिन आपको ये PDF एक बार रिविजन करके ही भी जाना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक। थोड़ा भी टाइम पास नहीं करना है हमको। इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सेकंड पार्ट इज एन्युटी, फर्स्ट पार्ट इज इंश्योरेंस। ना आपको ये टॉपिक ऑलरेडी पता है, सो मैं ज्यादा इन डिटेल में नहीं जाऊंगा। एकदम बेसिक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले आपको ना चाहिए बेसिकली इन शॉर्ट। सो बेसिकली द इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है सर? लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। सी पार्टीज आएगा यहाँ पे, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पर्सन। नाउ इंश्योरर means what? Insurer means insurance company and insured means a person covered by insurance. Person covered by insurance. ठीक है? Now dear students, what is the insurance? The word insurance means creation of some security or monetary against a possible damage or loss. See, insurance policy, अगर एक person अपने goods के लिए insurance policy लेता है तो it is not for the profit point of view, it is for the लॉस मिनिमाइज पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे फॉर एग्जांपल उसने लिए कि ये जो मेरा गुड्स है गोडाउन में आग लग जाएगी, डैमेज हो जाएगा, बहुत भयंकर लॉस हो जाएगा, तो हमको इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के इसमें प्रॉफिट कमाना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कि अगर समझो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर डैमेज हो गया, लॉस हो गया, तो एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट, एट दैट टाइम उसका लॉस मिनिमाइज होगा, बट वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता इंश्योरेंस कम पॉलिसी लेकर के। ठीक है, वो पॉइंट एक आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। नाउ ध्यान देना यहाँ पे, द वर्ब टू इंश्योर मींस टू अरेंज फॉर कॉम्पनसेशन इन द इवेंट ऑफ डैमेज और टोटल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और इंजरी और द डेथ ऑफ समवन इन एक्सचेंज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स टू कंपनी और टू द स्टेट। नाउ बेसिकली यहाँ पर आपको ना पूरा टू इंश्योर का पूरा मीनिंग समझा दिया। बेसिकली इंश्योरेंस यहाँ पे दो टाइप की होती है। द वन इज जनरल इंश्योरेंस, सेकंड इज लाइफ इंश्योरेंस। सो इन समराइज वे में आपको यहाँ पे मीनिंग दे दिया इंश्योर का मतलब। सेकेंडली यहाँ पे बोला है इन द इवेंट ऑफ लॉस या इन द इवेंट ऑफ डेथ एक सर्टेन अमाउंट मिल जाएगा, कंपनसेशन मिलेगा। सी कंपनी विल कंपनसेट टू द इंश्योर्ड पर्सन इन द इवेंट ऑफ लॉस, बट ओनली फॉर ओनली वन रीजन, दैट इज कि इंश्योर्ड पर्सन ने यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है एंड टुवर्ड्स दैट इंश्योरेंस पॉलिसी पेइंग द रेगुलर पेमेंट। पेइंग द रेगुलर पेमेंट मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या पेमेंट आएगा सर कंपनी को? दैट इज प्रीमियम। वो रेगुलरली प्रीमियम पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को। कंपनी रिस्क को, लॉस को मिनिमाइज करेगा। रिस्क ले रहा है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वो क्यों लेगा? अगर उसको सर्टेन बेनिफिट होगा तो ही, अदरवाइज नहीं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। देयर इज टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल। सर आपने बोला फायर इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंट भी है, अरे वो सब है, बट आगे आएगा। अभी सी लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं हम लोग पहले। सी यहाँ पर कैसा होता है, पर्सन हु विशेस टू बी इंश्योर्ड फॉर लाइफ एग्री टू पे इंश्योरेंस कंपनी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड एज प्रीमियम। इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे अ डेफिनेट अमाउंट called as policy value in the event of death of insured person to nominee or maturity of the policy to insured person। समझाइए। और अगर डेथ हुआ तो नॉमिनी को मिलेगा, अगर डेथ नहीं होता है इंश्योर्ड पर्सन का तो मैच्योरिटी होने पे इंश्योर्ड पर्सन को अमाउंट मिल जाएगा, डेफिनेट अमाउंट मिल जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट इज दैट इज इन जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कवर ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। सी जो भी मैं थियरी आपको करवा रहा हूँ, बिलीव मी ये सारे थियरी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो पीछे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो पीछे, आपको मिलेगा कि सर यहाँ पे जो भी थियरी है मैंने पॉइंट्स लिया है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना थियरी जितना मैंने आपको दिया उतना थियरी पढ़ लिया तो भी बहुत है। समझ में आ रहा है? बिकॉज मैंने मोर देन इनफ पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। नाउ जनरल इंश्योरेंस में क्या आएगा? जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारा कंसेप्ट आता है। यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आता है, फायर इंश्योरेंस भी आता है, मरीन इंश्योरेंस भी आता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है, बट आपके सिलेबस में सब कंसेप्ट नहीं है। आपके सिलेबस में फायर है, एक्सीडेंट एंड मरीन। ठीक है, और उसके अभी बहुत ही छोटा छोटा कंसेप्ट दिया है, ज्यादा इन डिटेल में नहीं है, तो ध्यान से देखना, मस्त है ये। allows a person to insure properties like buildings, factories, godowns containing goods against a possible loss, total or partial,
ऐसा नहीं कि जितना भी गुड्स है सबका मैं इंश्योरेंस लूंगा, नहीं, मुझे कुछ ही अमाउंट का इंश्योरेंस लेना तो मैं कुछ अमाउंट का भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे गोडाउन में 10 लाख का गुड्स है, बट मुझे इंश्योरेंस सिर्फ 4 लाख का ही लेना है, 40% ऑफ टोटल गुड्स ही लेना है, तो मैं 40% का इंश्योरेंस लूंगा। समझ में आ रहा है? तो जितने अमाउंट का मैं इंश्योरेंस लूंगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा इन द इवेंट ऑफ लॉस। व्हीकल्स कैन बी इंश्योर्ड टू कवर रिस्क ऑफ पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट्स। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इन जनरल इंश्योरेंस आर गवर्न्ड बाय principle of indemnity. Now what is the principle of indemnity? Principle of indemnity states that an insured may not be compensated by the insurance company in an amount exceeding the insured's economic loss. जो भी लॉस का अमाउंट है उस लॉस के अमाउंट से ज्यादा, वो लॉस के अमाउंट से ज्यादा क्लेम नहीं मिलना चाहिए। सो पहली बात तो जनरल इंश्योरेंस, all contracts of general insurance are governed by principle of indemnity. Now what is the principle of indemnity? Principle of indemnity ये कहता है कि insured person को claim उसके लॉस से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, मैक्स टू मैक्स उसके लॉस जितना मिलेगा, मैक्स टू मैक्स। क्यों मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं? से फॉर एग्जांपल 10 लाख का गुड्स है, ठीक है, और मैंने पूरे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया, तो मुझे मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10 लाख मिलेगा। अगर पूरा गुड्स जल जाता है, पूरा टोटल लॉस होता है, तो मतलब मुझे 10 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा, लॉस अमाउंट से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एज अ रिजल्ट एन इंश्योर्ड पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। यही मैंने पॉइंट आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इंश्योर्ड पर्सन कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के, इंश्योरेंस कंपनी से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वो अपना लॉस मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है, बट वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। जितना भी उसका डैमेज हुआ है गुड्स का, उससे ज्यादा अमाउंट उसको नहीं मिलेगा, उतना अमाउंट मिल सकता है मैक्स टू मैक्स, डिपेंड्स अपॉन उसने कितने अमाउंट का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना भी गुड्स है, सारे के सारे गुड्स को इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स अगर सबके सब जल गया तो पूरा अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 100% गुड इंश्योरेंस लिया है तो जितना भी लॉस होगा वो 100% लॉस आपको मिलेगा, बट आपने गुड्स का इंश्योरेंस सिर्फ सर्टन एक्सटेंट तक लिया है, सर्टन पोर्शन लिया है, पार्शियल इंश्योरेंस लिया है, तो आपको भी लॉस उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। उसका एक सर्टन फॉर्मूला है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो नाउ नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्ट इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज अ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट covers damage and loss caused by fire to property like building, godowns containing goods etc. ठीक है, पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस इज 1 ईयर। ये ध्यान रखना, ये चीज, पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस 1 ईयर। लाइफ इंश्योरेंस में पीरियड 1 ईयर नहीं, ज्यादा ही होता है बेसिकली, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी पॉलिसी ले रहे हो, मतलब इट इज डिपेंड अपॉन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस allows insuring vehicles like cars, trucks, two-wheelers, etc. against to a vehicle due to accidents. This policy also covers the liability of the insured person to third party involved in the accident. अगर मिस्टर ए का फॉल्ट है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी का एक्सीडेंट हो जाता है और मिस्टर ए का फॉल्ट है, ठीक है, तो वॉट एवर द लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए टुवर्ड्स मिस्टर बी, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाती है। नाउ पीरियड ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज 1 ईयर। सिर्फ फायर इंश्योरेंस का भी 1 ईयर है और एक्सीडेंट का भी 1 ईयर। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको ये सब एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस कवर्स गुड्स, फ्रेट, कार्गो एक्सेट्रा अगेंस्ट लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट बाय रोड, रेल, सी और एयर। शिपमेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टाइम दे लिव द सेलर्स वेयरहाउस टिल द टाइम दे रीच द बायर वेयरहाउस। आपका सेलर वेयरहाउस से लेकर के बायर वेयरहाउस तक का जाने में जितना भी टाइम लगता है, ठीक है, उतना पीरियड का इंश्योरेंस होगा, उतने पीरियड का इंश्योरेंस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? से फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है टू यूएसए थ्रू सी, ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया में जो सेलर है उसके वेयरहाउस से लेकर के पोर्ट, देन उस पोर्ट से लेकर के यूएसए में जो पोर्ट है बेसिकली वहां तक, एंड वहां से लेकर के बायर का वेयरहाउस, सो उतना पीरियड का क्या हो जाएगा यहाँ पे इंश्योरेंस। सो इट इज नॉट लाइक टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, भाई 40 डेज है, 45 डेज है, 30 डेज है, कितने डेज का, ऐसा कुछ डिनोट नहीं यहाँ पे। जस्ट आपका शिपमेंट यहाँ से लेकर ए से लेकर के बी प्लेस तक जाना चाहिए, उतने पीरियड का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर होता है। नाउ टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट इज प्रॉपर्टी वैल्यू, वैल्यू ऑफ एंटर प्रॉपर्टी पता है आपको, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड कॉल्ड एज पॉलिसी वैल्यू।
प्रीमियम क्या आएगा सर? अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी to insure the property, that is amount of policy is equals to policy value into rate of premium. Now next concept, loss and claim, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. Now loss में क्या होगा सर? वैल्यू ऑफ डैमेज. अगर मुझे फाइंड करना है सर, वैल्यू ऑफ डैमेज फाइंड करना है मतलब लॉस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है. पॉइंट नंबर 1, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% या रिड्यूस्ड बाय 80%, ये दो में से कोई भी पॉइंट दिया है, देन लॉस विल बी 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. जितना भी गुड्स डैमेज हुआ है उसके प्रॉपर्टी वैल्यू का 80%, जितना भी गुड्स डैमेज हुआ है उसके प्रॉपर्टी वैल्यू का 80%. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है. एंड अगर मैं बात करूं, रिड्यूस टू 80% दिया है सर, वहां पे क्वेश्चन के अंदर बोला है कि सर प्रॉपर्टी रिड्यूस टू या वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस टू 80%. रिड्यूस टू 80% मतलब क्या? पहले उसका अगर लॉस होने के पहले उसका वैल्यू कितना था सर? 100% था. अब रिड्यूस टू 80% हो गया, इट मींस दैट के लॉस विल बी 20%. सो 20% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. सो ये रिड्यूस टू एंड रिड्यूस्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. रिड्यूस्ड बाय 80% का मतलब लॉस इज हाउ मच? 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. एंड रिड्यूस टू 80% का मतलब होता है लॉस इज 20% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जितना भी गुड्स डैमेज हुआ है उसके प्रॉपर्टी वैल्यू का 20% इन केस ऑफ रिड्यूस टू, एंड रिड्यूस बाय 80% होगा तो डायरेक्टली 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. नाउ से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा बोलूं रिड्यूस टू 60%, तो लॉस कितना होगा सर? रिड्यूस टू 60% का मतलब हुआ सर पहले 100% था, बिफोर डैमेज, बिफोर फायर. समझ में आ रहा है? देन फायर लग, आई मीन टू से दैट आग लगने के बाद, डैमेज होने के बाद द प्रॉपर्टी वैल्यू रिड्यूस टू कितना हो गया सर? 60% हो गया, तो लॉस विल बी 40%. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगर मुझे क्लेम फाइंड करना है, अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड पर्सन इन द इवेंट ऑफ लॉस, तो क्लेम फाइंड करने का तरीका इज पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एन्युटी वाटर, बट उससे पहले हम कुछ सम्स करेंगे यहाँ पर. नाउ सम्स पहले फटाफट अभी जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हाईलाइट करवाना है वही पॉइंट्स मैं कराऊंगा. नाउ सी, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है दैट इज बिल्डिंग वर्थ ₹5 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 4/5 ऑफ इट्स वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. ठीक है. फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम. ओके, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द कमीशन of the agent if the rate of commission is 3%. Now dear students, building worth rupees, this is the property value, is insured for 4/5 of its value. Of its value का मतलब होता है प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू का 4/5 पार्ट, प्रॉपर्टी वैल्यू का 4/5 पार्ट. मतलब मेरे हिसाब से पॉलिसी वैल्यू भी विल बी 40 lakhs. यस, 40 lakhs. प्रीमियम कितना है? 5% है, तो पॉलिसी वैल्यू के ऊपर प्रीमियम निकलेगा. सी मैंने अभी आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम. सो प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, रेट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम. आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है. नाउ कमीशन है ना, कमीशन वो ऑलवेज निकलता है सर. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कमीशन हम लोग निकालते सेल्स के ऊपर. सर हमने यहाँ पे 40 lakhs का पॉलिसी बेचा, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं मिल रहा है. इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिलेगा? प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा. तो जो अमाउंट प्रिंसिपल को मिलेगा उसमें से कुछ पोर्शन अपने को मिलेगा. तो यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट बॉस को मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को मिल रहा है. मैं एजेंट हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे प्रीमियम में से कुछ पोर्शन मिलेगा. कितना मिल रहा है सर? यहाँ पे 3%. सो 3% ऑन प्रीमियम अमाउंट, इट विल बी 6,000. ठीक है. तो ये कमीशन का मुझे पॉइंट समझाना था, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे. सो नेक्स्ट पॉइंट समझाना है मुझे. यस, क्वेश्चन नंबर 6. अगर प्रॉपर्टी है वर्थ ₹4 लाख इज इंश्योर्ड विद 3 इंश्योरेंस कंपनी, 3 कंपनीज XYZ, 3 कंपनी से इंश्योरेंस करवाया यहाँ पे. एक से 1,20,000, सेकंड 2 लाख एंड थर्ड 3 लाख. समझ में आ रहा है? फर्स्ट कंपनी से 1,20,000, सेकंड 80,000 एंड थर्ड से 1 लाख रुपीज. अ फायर कॉस्ट अ लॉस ऑफ ₹2,40,000. लॉस कितना है? 2,40,000 का है. नाउ कैलकुलेट द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम फ्रॉम द 3 कंपनीज. तो तीनों कंपनी से क्लेम होगा. ठीक है. बट तीनों कंपनी विल गिव द अमाउंट अप एज पर द फॉर्मूला कंसेप्ट, एज पर द प्रपोर्शन. सर प्रपोर्शन क्या? पॉलिसी अपन प्रॉपर्टी का. तो पॉलिसी अपन प्रॉपर्टी इनटू लॉस. बस इसी पॉइंट, इसी कंसेप्ट के हिसाब से वो लोग क्लेम सेटल करेंगे. समझ में आ रहा है? सो इट विल बी लाइक 2,40,000 इंटू 1,20,000 अपॉन 4 लाख. ठीक है. अब क्लेम फ्रॉम कंपनी वाई करें तो कंपनी वाई से जो उन्होंने इंश्योरेंस लिया था वो कितने रुपए का लिया था सर? 80,000 का लिया था. तो वो पॉलिसी वैल्यू कितनी? 80,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. ऐसे सबसे कर दिया. सो तीनों कंपनी का अमाउंट अपने को सो एंड सो अमाउंट मिल गया. ठीक है. नाउ
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख। यहाँ पे क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का केस है, ठीक है, फॉर 15 ईयर्स। कितने साल के लिए लिया सर? 15 ईयर्स के लिए लिया। अब यहाँ पे अगर मुझे प्रीमियम का अमाउंट फाइंड करना है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि लाइक पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। अगर दिया है रेट ऑफ प्रीमियम, नो इश्यू। अगर इन सच केस नहीं दिया है, अगर रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है, तो रेट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करने का तरीका, अगर रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है, मेरी बात ध्यान से समझो, अगर रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम ना करके हम ऐसा करेंगे, पॉलिसी वैल्यू अपॉन टर्म। क्या करेंगे? पॉलिसी वैल्यू अपॉन टर्म। कभी जब अपने को रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है तभी। कौन से केस में? ओनली इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में अगर अपने को रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है और अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? पॉलिसी वैल्यू अपॉन टर्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो मैं क्या करूंगा? 2 लाख अपॉन 15 ईयर्स कर दूंगा। देन आई विल गेट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर 1 ईयर। अगर रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है तो सी द रेट ऑफ प्रीमियम इज, यस, रेट ऑफ प्रीमियम दे दिया है 55 पर 1000 पर एनम, ठीक है। सो मैंने पहले पॉलिसी वैल्यू लिखा, फिर यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम इज ₹55 पर 1000। ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, वरना स्टेटमेंट वाइज लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। ₹55 per 1000 per annum. If the bonus is paid at the average rate of 6 per 1000, बोनस कितना मिल रहा है सर? ₹6 per 1000. What is the benefit to the insured? अब बेनिफिट क्या होगा? सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई तो सो एंड सो अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा, सो दैट फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो उनको, ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन ना हो, फॉर सम पीरियड दे कैन लाइक उनका अपना लाइफ स्टेबल हो सके फॉर सम पीरियड। नाउ बेसिकली यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि नॉमिनी को कितना मिलेगा, यहाँ पे क्लियरली बोला कि बेनिफिट कितना होगा इंश्योर्ड पर्सन को। इट मींस दैट वो इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं हुई है एंड उनको ऑन मैच्योरिटी कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालेंगे, 15 साल तक की पॉलिसी है तो 15 ईयर्स तक कितना प्रीमियम पे किया, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर 1 ईयर इज सो एंड सो अमाउंट, ठीक है। इंश्योर्ड पेज प्रीमियम फॉर 15 ईयर्स, तो टोटल प्रीमियम पेड विल बी 1,65,000। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, रेट ऑफ बोनस इज ₹6 पर 1000 पर एनम ऑन द पॉलिसी वैल्यू। तो रेट ऑफ बोनस कितना है? ₹6 पर 1000 पर एनम ऑन द पॉलिसी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू कितना है? 2 लाख है, तो यहाँ पे बनेगा बोनस का वैल्यू, बोनस विल बी 6 पर 1000 पर एनम, मतलब 1 साल का 6 पर 1000 ऑन पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। तब जाके ये 30 कैंसिल हो गया, दैट बी 6 इंटू 200 विल बी 1200। ये मेरा क्या मिल गया? बोनस फॉर 1 ईयर। देन 15 ईयर का फाइंड करना है, 15 ईयर तक बोनस कितना हुआ। तो मैंने जो भी अमाउंट पे किया है, दैट इज प्रीमियम मैंने पे किया है, ठीक है, ये मैंने पे किया है टुवर्ड्स पॉलिसी। बट एट द एंड ऑफ द टर्म मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा सर पूरी पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2 लाख रुपीज, प्लस जो भी बोनस कंपनी ने डिक्लेयर किया होगा टिल दैट पीरियड का, ठीक है, तो उस पीरियड का मुझे बोनस मिलेगा। सो 15 साल का बोनस इज 18,000, तो मुझे मिलेगा कितना? 2 लाख प्लस 18,000, तो 2 लाख 18 मिलेगा आफ्टर ऑन मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सो बेनिफिट कितना हुआ कि इतना मिला और 1,65,000 पे किया, तो बेनिफिट इज 53,000 रुपीज का बेनिफिट है। समझ में आ रहा है? थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा डिफरेंट है और ये थोड़ा डिफरेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में सेम बोनस तो मिलता ही है, बट वहाँ पे केस ऐसा होता है कि अगर कुछ हो गया तो सो एंड सो अमाउंट मिलेगा, उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर नेचुरल डेथ हुआ तो अलग अमाउंट मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो अलग अमाउंट मिलेगा, नहीं हुआ तो आपको एक सर्टन पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगी एंड प्लस बोनस वॉट एवर द कंपनी डिक्लेयर्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझो, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे किसी को डाउट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, रीजन ये है कि मुझे कम टाइम में बहुत कुछ करवाना है। द रीजन इज कि अगर आप शॉर्ट टाइम में ज्यादा पढ़ोगे तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा कुछ और भी कंसेप्ट या सम्स पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? 6,000 articles costing ₹200 per dozen were insured against fire for ₹2,40,000. 20% of the articles were burnt and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their value. Find the amount that can be claimed under this policy. अब the concept is, sir 6,000 articles है जनरली, तो 7,200 आर्टिकल्स कैसे डैमेज हो गए? सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है, दिस इज 60,000 आर्टिकल्स। कितना?
60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। तो यहाँ पे जो अमाउंट दिया है वो पर यूनिट नहीं दिया, पर डजन दिया है। इट मींस दैट कि मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो पहले ये यूनिट को मुझे डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 60,000 आर्टिकल, 60,000 यूनिट डिवाइड बाय 12 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर? वो आर्टिकल्स डजन में मिलेगा। आर्टिकल्स किस में मिलेगा सर? डजन में मिलेगा। अगर डजन में मिल गया मल्टीपल करूंगा 200, बिकॉज इट इज 200 पर डजन का कंसेप्ट है यहाँ पे। 200 रुपया एक डजन का कंसेप्ट है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? सिंपल लॉजिक है। मैंने 120 मैंगोस परचेस किए। कितना? 120 मैंगोस परचेस किया और कॉस्टिंग है से फॉर एग्जांपल 500 रुपीज पर डजन। कॉस्टिंग कितना है सर? 500 डजन का, 500 रुपया एक डजन का बेसिकली। तो 120 आम खरीदे, सो कितना अमाउंट होगा? सिंपल लॉजिक है सर। 120 मैंगोस को पहले डजन में कन्वर्ट करो। 120 मैंगो एक डजन में 12 यूनिट होते हैं, तो 120 मैंगोज इट मींस 10 डजन हो गया, 10 डजन हो गया, 10 डजन। सो एक डजन का कॉस्टिंग इज 500, तो बेसिकली 10 डजन का कितना हो जाएगा सर? 5000। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी आ गई? 5000। सेम ओवर ईयर की प्रॉपर्टी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो पहले डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डजन में कन्वर्ट करने के बाद ही मल्टीपल 200 करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर 2,40,000। ओके सर। उसके बाद ये सर यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू भी मिल गया, प्रॉपर्टी वैल्यू भी मिल गया एज वेल एज पॉलिसी वैल्यू भी मिल गया। फिर क्या बोले? इफ 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न, 20% आर्टिकल वर बर्न एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। देयर वैल्यू मतलब क्या? जितने आर्टिकल्स बर्न हुए हैं उसके प्रॉपर्टी वैल्यू का। देयर वैल्यू मतलब क्या? जितना भी आर्टिकल्स बर्न हुआ है, जल गया है, डैमेज हुआ है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% रिड्यूस हो गया, उसका प्रॉपर्टी वैल्यू बेसिकली रिड्यूस हो गया। देयर वैल्यू जब भी आएगा ना, इट्स वैल्यू, देयर वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% क्या हो गया? यहाँ पे डैमेज हो गया। ठीक है। सो यहाँ पर क्या बनेगा? 7,200 आर्टिकल्स का प्रॉपर्टी वैल्यू जो भी आएगा उसका 80% विल बी लॉस, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया? डैमेज बोला है, डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ बोला है। सी, अगर आपको जब भी डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ बोलेंगे या रिड्यूस बाय बोलेंगे तो लॉस उतना ही आएगा, उतना ही परसेंटेज आएगा। बट रिड्यूस टू बोला तो आपको 100 माइनस ये वैल्यू करना पड़ेगा। आई होप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। रिड्यूस टू बोला तो ही आपको ये 80% माइनस करना है 100 में से। सो लॉस विल बी 100 माइनस दिस 80 विल बी 20% लॉस। कितना? 20%। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट ध्यान दो यहाँ पर। फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। आपको क्लेम का अमाउंट फाइंड करना है, ये सब मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ध्यान देना यहाँ पर। सो पहले दिया 6,000 आर्टिकल्स वर कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹2,40,000। सो बेसिकली मैंने ना इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पॉइंट लिख दिया। अब इसके हिसाब से मैं इंटरप्रेट करूंगा। तो इंटरप्रेट मैंने ऐसा किया कि प्रॉपर्टी वैल्यू पहले डजन में कन्वर्ट किया, मल्टीपल 200 किया, मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया 10 लाख रुपीज। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 2,40,000 है सर, इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर्स। ठीक है। 20% ऑफ द आर्टिकल, 20% ऑफ द आर्टिकल वर बर्न। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, जितना भी आर्टिकल्स है, जितना भी गुड्स है, उस गुड्स का 20% जल गया। तो यहाँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। 60,000 का, मेरी बात ध्यान से समझो, 60,000 का 20% निकालूंगा तो मुझे गुड्स मिलेगा, आर्टिकल्स मिलेगा, गुड्स मिलेगा। अब जितना भी गुड्स आएगा उसको पहले डजन में कन्वर्ट करो, मल्टीपल 200 करो, तो उतने गुड्स का प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगा, उतने गुड्स का प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगा, फिर मैं लॉस फाइंड करूंगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इससे बेटर क्या करो सर, यहाँ पे 20% बोला है ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न, मतलब यहाँ पे ओवरऑल का 20%। सो ओवरऑल का 20%, कैन आई से दैट के 10 लाख का 20% कर दूंगा मैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा तो इसको इसी वे में भी कर सकता हूं कि भाई 60,000 आर्टिकल्स है, उसका पहले तुम क्या निकालो? उसका पहले तुम निकालो 20%। जो भी 20% आएगा, 20% मतलब 20/100 बेसिकली 20% आएगा, जो भी 20% आएगा उसको डिवाइड बाय 12 करो, फिर उस पूरे पार्ट को मल्टीपल 200 करो, फिर ये प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% निकालो। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट ना करके मेरा सजेशन ये है कि जो वे मैं बता रहा हूँ उस वे में करो, बिकॉज ये 20% ओवरऑल बोला है। तो ओवरऑल कितना प्रॉपर्टी वैल्यू? ओवरऑल प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख, तो 10 लाख का 20% निकाल लो, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख का 20%। सो यहां तक आपको क्लियर है ना। उसके बाद क्या बोला है? एंड 7,200 आर्टिकल्स, ये भी ले लिया मैंने। ओके, एंड 7,200 आर्टिकल्स ऑफ द रिमेनिंग 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80% of their value। मतलब जो 7,200 आर्टिकल्स है वो भी जल गए, मतलब डैमेज हुआ बेसिकली। ठीक है, तो डैमेज हुआ टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू,
टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये सर 7000 आर्टिकल जो जल गए हैं उसका पहले प्रॉपर्टी वैल्यू निकालो। उसका प्रॉपर्टी वैल्यू निकालने के बाद लॉस विल बी प्रॉपर्टी वैल्यू का 80%। सी लॉस हमेशा निकलता है so and so percentage of property value, so and so percentage of property value। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू का ही निकलेगा, बट प्रॉपर्टी वैल्यू ओवरऑल का आ सके या पार्शियल का, सर्टन अमाउंट का। सी बेसिकली अगर मेरा लॉस यहाँ पे ओवरऑल के अकॉर्डिंगली हुआ है, जैसे 20% ऑफ आर्टिकल्स वर डैमेज, तो 20% आर्टिकल डैमेज मतलब क्या सर? ओवरऑल जितने भी गुड्स मेरे पास है उसका 20% डैमेज हो गया। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा सर? ओवरऑल जितना भी गुड्स है उसका 20% आर्टिकल्स निकालू, फिर उसका प्रॉपर्टी वैल्यू निकालू। इससे बेटर क्या करने का सर? सिंपल लॉजिक। क्या करने का सर उससे बेटर कि ओवरऑल गुड्स का प्रॉपर्टी वैल्यू का 20% विल बी लॉस। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे बोला 7200 आर्टिकल्स वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। सो बेसिकली लॉस इज 80%। रिड्यूस टू नहीं दिया, डैमेज टू बोला है, तो यहाँ पे लॉस कितना आएगा? 80% आएगा। बट 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो जितने गुड्स डैमेज हुए हैं उसके प्रॉपर्टी वैल्यू का 80%। तो डैमेज हुआ सर 7200, तो 7200 का प्रॉपर्टी वैल्यू निकालो, दैट इज इनटू 200 पर डजन है। पर डजन तब होगा जब इसको डिवाइड बाय 12 करूंगा, इसको डजन में कन्वर्ट किया, मल्टीपल 200 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 96,000। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने डैमेज होंगे उसका प्रॉपर्टी वैल्यू मेरे पास होना चाहिए, और प्रॉपर्टी वैल्यू तब होगा जब इसको डजन में कन्वर्ट करूंगा, देन मल्टीपल 200, बिकॉज 200 पर डजन दिया हुआ है इसीलिए। नाउ लॉस मिल गया 96, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 2,96,000। सो क्लेम कितना होगा? पॉलिसी अपन प्रॉपर्टी इनटू लॉस। सो आई होप आपको क्लेम का अमाउंट मिल गया। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों ने करेक्शन कर लिया होगा। ये 60,000 है, 6,000 आर्टिकल्स नहीं है। अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज ये कर देना। ठीक है, क्लेम फाइंड कर दिया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अ कार वैल्यूड एट ₹8 लाख इंश्योर्ड फॉर ₹5 लाख, वैल्यूड एट दिस अमाउंट। वैल्यूड बोला मतलब ये प्रॉपर्टी वैल्यू, इंश्योर्ड फॉर ₹5 लाख मतलब ये पॉलिसी वैल्यू है। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। हाउ मच विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम इफ वैल्यू ऑफ द कार इज रिड्यूस टू 60%। सर यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी वैल्यू मेरा 8 लाख है, पॉलिसी वैल्यू मेरा 5 लाख है। ठीक है, और दूसरा ये समझ में आया सर लॉस कितना? सर यहाँ पे रिड्यूस टू बोला है, रिड्यूस टू 60%। जब रिड्यूस टू वर्ड आएगा तो लॉस विल बी हाउ मच? 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। सो मैं कुछ पॉइंट समझाना चाहूंगा, बस उस पर पहले ध्यान दो, बाकी कुछ मत देखो। जो बताऊंगा वही देखना है आपको। कार वैल्यूड एट ₹8 लाख इज इंश्योर्ड फॉर ₹5 लाख, प्रॉपर्टी 8, पॉलिसी 5। ठीक है, बाकी सब जाने दो अभी। नेक्स्ट, लॉस कितना है? वैल्यू ऑफ कार रिड्यूस टू 60% दिया है, तो लॉस कितना हो जाएगा? प्रॉपर्टी वैल्यू का 40%। सो लॉस समझ में आ गया। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हो गई। तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली मेरा क्लेम कितना आएगा? पॉलिसी अपन प्रॉपर्टी इनटू लॉस। ठीक है, बट ये दोनों से पहले एक और पॉइंट है, दैट इज यहाँ पे ऐसा क्लियरली बोले कि रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये सर हम लोग ने प्रीमियम पे किया 5% के हिसाब से, बट जितना भी प्रीमियम पे किया 5% के हिसाब से, उस प्रीमियम का 20% रिफंड मिल गया, उस प्रीमियम का 20% लेस हो गया, उस प्रीमियम का 20% अपने को डिस्काउंट मिल गया, उस प्रीमियम का 20% अपना सेविंग हो गया। सो बहुत बार ये लोग अपने को ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट घुमा के पूछ सकते हैं कि रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन एंड ऑल्सो फाइंड सेविंग मेड बाय हिम। सो सेविंग कितना किया उसने? सी लॉजिक ऐसा यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है। सी अगर आप जब ये प्रीमियम पे करने जाते हो इंश्योरेंस पॉलिसी का, सो अगर आप मंथली पेमेंट करते हो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। आप ईयरली पेमेंट करोगे तो आपको शायद प्रीमियम का अमाउंट कम पे करना पड़ता है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? से फॉर एग्जाम्पल हमने एक साथ में पे किया होगा, या हम लोग ने रेगुलर पे कर रहे होंगे, वट एवर इट इज, बट हमको बेसिकली डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितना मिला सर? 20%। सर प्रीमियम तो पे कर रहे 5%, अरे प्रीमियम पे कर रहे 5% ऑन पॉलिसी वैल्यू, but whatever the premium we are paying, whatever the premium insured person is paying to insurance company, that premium amount का 20% is refund या less। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो उसका जो 20% या तो लेस हो जाएगा या तो फिर रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज द सेविंग। सो बेसिकली प्रीमियम इज 5% लेस 20%, तो मैंने 5% के अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड कर लिया। सेविंग कितना है? तो प्रीमियम का 20% सेविंग है, तो नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना पे किया? So total premium is 25 minus 5,000 is saving. The answer is 20,000. So net amount of premium is 20,000. Net amount of premium is 20,000. So I hope आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, now उसके बाद क्या बोला है? How much will the owner bear
इंक्लूडिंग द प्रीमियम। अब ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, एक्चुअली सब में ना 3 बढ़िया पॉइंट है। एक तो रेट ऑफ प्रीमियम 5% लेस 20%, सेकंड बढ़िया पॉइंट है लॉस रिड्यूस टू वाला कंसेप्ट था, एंड थर्ड वन इज हाउ मच द ओनर विल बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम। सी बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर आपको ऐसा दो नहीं 3 बात बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट, ओनर बेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम, ओनर बेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ओनर बेयर, ऐसा आपको लिख करके दिया। हाउ मच विल द ओनर बेयर, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ना क्या किया, देखो हाउ मच लॉस ओनर बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये अपने को पूछा है फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे सर कि कितना लॉस ओनर बेयर करेगा, सी जितना भी लॉस हुआ उसमें कुछ अमाउंट तो मुझे क्लेम मिल गया, तो बेसिकली मेरा लॉस विल बी लॉस माइनस क्लेम करेंगे कि भाई मेरा लॉस हुआ 2 लाख का, क्लेम मिल गया 1.5 लाख का, तो 50,000 का नेट लॉस हो गया मेरे लिए, ठीक है। बट ओनर ये सोचता है कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए मैंने प्रीमियम भी तो पे किया, तो ये प्रीमियम पे करना इट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, बट ओनर considering that premium as a loss, then it will be like this, loss minus claim plus premium. Basically premium is expense, but वो क्या बोल रहा है कि नहीं मैं as a loss ले रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। उसने क्या बोला कि यहाँ पे how much loss bear by owner including the premium, प्रीमियम को गिन के प्रीमियम को काउंट करके, तो बेसिकली लॉस माइनस क्लेम प्लस प्रीमियम कर देने का। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन समझो अपने को ऐसा बोला होता सी सम यहां पर खत्म हो गया, लेकिन समझो ऐसी पॉसिबिलिटी है लॉस बेयर बाय ओनर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम को छोड़ के बहुत लोग एक्सक्लूडिंग प्रीमियम को ऐसा काउंट करते हैं माइनस प्रीमियम, तो ये गलत है, मेरी बात ध्यान से समझ लो, ऐसा आपको कंसीडर नहीं करना है। लॉस बेयर बाय ओनर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मींस व्हाट, प्रीमियम को काउंट नहीं करना है, तो लॉस माइनस क्लेम दैट्स इट, ये एक्चुअल लॉस बेयर बाय ओनर। सो आई होप आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम भी समझ में आया, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम भी समझ में आया। लेकिन समझो क्वेश्चन आपको एग्जाम ऐसा दिया है कि हाउ मच लॉस बेयर बाय ओनर, और कुछ नहीं बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम या एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, कुछ नहीं बोला, देन आपको ये दोनों पॉसिबिलिटी बतानी होगी कि लॉस बेयर बाय ओनर ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दोनों पॉसिबिलिटी बतानी पड़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सिर्फ इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला तो हम यही पार्ट करेंगे, खत्म हो गया ये वाला, 1 सेकेंड ये करो, खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको बोला कि नहीं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम करना है तो ये पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ये करेंगे। लेकिन आपको बोला है कि भाई लॉस बेयर बाय ओनर, दैट्स इट, हाउ मच लॉस डज द ओनर बेयर, तो ये वाला पॉइंट ही करना है, लॉस बेयर बाय ओनर, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी बताएंगे एंड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम भी बताएंगे। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मेजर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने कवर कर दिया। एक लॉस का पॉइंट समझाना था, एक रेट ऑफ प्रीमियम वाला कंसेप्ट समझाना था, ठीक है। उसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि आप पे कर रहे हो 5% के हिसाब से, लेस 20%, इस 20% ऑफ पॉलिसी नहीं आएगा। लेस 20% का मतलब होता है प्रीमियम का 20% लेस हो गया, और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि यही मेथड से करना चाहिए। इसका और एक मेथड है करने का, यही मेथड करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिकॉज कभी कभी सब में ये लोग पूछते हैं कि सेविंग मेड बाय इंश्योर्ड पर्सन, सेविंग मेड बाय ओनर, ठीक है। तो सेविंग आपको अलग से दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपका इस पार्ट में ही हो गया। समझ में आ रहा है। वरना क्या होता है, बहुत बार कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, दैट इज कि भाई रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल्स टू 5% लेस मीन्स व्हाट, माइनस 20% ऑफ 5%। सो घुमा के ऐसा बनता है 5% माइनस 1%, इट विल बी 4%। तो 4% ऑन पॉलिसी वैल्यू करेंगे, आपको डायरेक्टली नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल जाता है 20,000। डायरेक्टली 4% कर दो 5 लाख पे, आपको 20,000 मिल जाएगा। बट मेरा मानना है ये मेथड मत करो। द रीजन इज कि अगर आपको सेविंग पूछ लिया गलती से और आपने इसी मेथड से फटाफट उस फ्लो में करते गए तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा, आपने सेविंग नहीं बताया रहेगा तो आपका मार्क्स कटेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसी मेथड से करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो इस सम को एक बार वापस से दिखा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो पहले मैंने प्रॉपर्टी पॉलिसी लिखा, रेट ऑफ प्रीमियम 5% लेस 20%, रेट ऑफ प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड किया, सेविंग फाइंड किया, सेविंग फाइंड करने के बाद मैंने नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड किया कि भाई 25 पे करना चाहिए, 5,000 लेस हो गया, डिस्काउंट मिला या रिफंड आया व्हाटएवर, तो नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड 20,000। वैल्यू ऑफ कार रिड्यूस टू बोला 60%, इट मींस लॉस विल बी हाउ मच, 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 40% निकाल दिया लॉस। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्लेम फाइंड किया, क्लेम फाइंड करने के बाद हाउ मच लॉस डज द ओनर बेयर, लॉस बेयर बाय ओनर इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कर दिया, दो चीजें कर दी हमने यहाँ पर। सो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अभी एन्युटी पार्ट के ऊपर। नाउ व्हाट इज द एन्युटी, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट इज एन्युटी। एन्युटी में क्या बोला है देखो जरा,
मैं पहले इंट्रोडक्शन का सेकंड पॉइंट पढ़ूंगा, दैट इज अमाउंट पेड और रिसीव्ड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो भी अमाउंट आप पे करते हो या अमाउंट आप रिसीव करते हो, ठीक है। एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब होता है हर एक पेमेंट्स के बीच में टाइम गैप, टाइम इंटरवल अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन्युटी, ठीक है। अगर हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं और हर इंस्टॉलमेंट्स के बीच में टाइम गैप सेम है तो उसको हम एन्युटी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट एट फिक्स्ड इंटरवल्स गारंटीड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स और the lifetime of one or more individuals. Basically there are two phases of an annuity. एक होता है accumulation phase और we can say that investment phase, दूसरा होता है distribution phase। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि भाई पहले मैं प्रीमियम पे कर रहा था, that is called as accumulation phase और investment phase। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद आता है distribution phase, जब मैं रिसीव कर रहा था। Now there are the four parties of an annuity. One is the issuer and second is owner। फर्स्ट इश्यूअर में बोल रहा हूँ, सेकंड में बोल रहा हूँ ओनर, जो एन्युटी इश्यू करती है, जो पॉलिसीज निकालती है, ठीक है। नाउ ओनर कौन, एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी दैट बाइज एन एन्युटी फ्रॉम द इश्यूअर ऑफ द एन्युटी एंड मेक्स कंट्रीब्यूशन टू द एन्युटी। समझ में आ रहा है। जब मैं रिसीव करूंगा देन आई विल बी कॉल्ड एज एन्यूटेंट, अ पर्सन हु रिसीव्स एन एन्युटी। समझ में आ रहा है। बेनिफिशियरी, अ पर्सन हु रिसीव्स अ डेथ बेनिफिट फ्रॉम एन एन्युटी एट द डेथ ऑफ द एन्यूटेंट, एट द डेथ ऑफ द एन्यूटेंट। सो आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आ गया। ये सब जितना भी थियरी लिखा है मैंने इंश्योरेंस में, इस चैप्टर में, यहाँ हर एक चैप्टर में बेसिकली वो थियरी पॉइंट एकदम ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट। बिलीव मी, वो सारे थियरी पॉइंट्स के बेस पे सारे एमसीक्यूज गवर्नमेंट बुक के हो जाएंगे। और इनफैक्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना भी थियरी मैंने लिखा है उतना थियरी इनफ है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मैंने जितना भी पॉइंट्स है, जितना भी मैंने पूरा गवर्नमेंट बुक में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दिया है। सो प्लीज प्लीज अभी ये टाइम है जिसमें आपको थियरी पढ़ना है। अभी तक आपने सारे सम्स किए हैं, ठीक है। सम्स अभी आपको अच्छे से आता है तो फिर आप प्लीज थियरी पे फोकस करो, बिकॉज अगर आपको फुल स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है मैथ्स 1 मैथ्स 2 में, तो थियरी भी आपको आना चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एन्युटी। एन्युटी सर्टेन, कंटिंजेंट एंड परपेचुअल। Annuity certain is an investment that provides a series of payments for a set period of time to a person or person's beneficiary। आपको जस्ट रेडी करना है। सेकंड, कंटीजेंट एन्युटी में यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एन्युटी पे टिल द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। जब तक वो इवेंट नहीं होता, तब तक आपको एन्युटी पे करना है, और जब वो इवेंट हो जाएगा तब वो एन्युटी, आप वो अकाउंट आप क्लोज कर दोगे, ठीक है। इट मींस एन्युटी पेड टिल द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। परपेचुअल एन्युटी और परपेचुइटी मतलब क्या, कि यहाँ पर एन्युटी आप पे करोगे फॉर एवर, समझाइए। एन्युटी कंटिन्यूस फॉर एवर, यहाँ पे टाइम पीरियड इज फॉर एवर बट अमाउंट इज नॉट फॉर एवर, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है। परपेचुइटी में प्रॉमिस टू पे यू फॉर एवर, इट्स वैल्यू इज नॉट फॉर एवर। क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटीज, इमीडिएट एन्युटी और सी यहाँ पे इमीडिएट, ऑर्डिनरी, एन्युटी, रेगुलर, वन एंड द सेम थिंग। सी अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सीए फाउंडेशन भी कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट डिफर है एसवाईजीसी एंड सीए फाउंडेशन के सिलेबस में। तो प्लीज आप फिलहाल के लिए, जब आप एसवाईजीसी कर रहे हो, फिलहाल के लिए ये कंसेप्ट सीए फाउंडेशन का थोड़ी टाइम के लिए आप इसको स्टॉप कर देना, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बिकॉज इन सीए फाउंडेशन नोट्स इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू वन एंड द सेम थिंग, ऑर्डिनरी, एन्युटी, रेगुलर, वन एंड द सेम थिंग। बट यहाँ पे 12th के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इमीडिएट, ऑर्डिनरी, एन्युटी, रेगुलर, वन एंड द सेम। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहता है एवरी स्टूडेंट्स को, जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं यही सजेशन देता हूँ कि एन्युटी आप सीए फाउंडेशन का वो पार्ट अभी मत करो, एग्जाम के बाद ही करना चाहिए आपको। मतलब सीख लो एक बार के लिए, बट फिर ज्यादा उसके अंदर और प्रैक्टिस मत करो, आपको करना चाहिए आफ्टर द एग्जाम। ये मेरा पर्सनल सजेशन होता है, ठीक है। सो एन्युटी इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी रेगुलर, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो भी आप एन्युटी पे करते हो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड करते हो, एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड करते हो। मतलब क्या, आप जो भी पेमेंट करोगे या तो आप क्वार्टरली करोगे या मंथली करोगे या ईयरली करोगे या फिर आप हाफ ईयरली करोगे। सो हर एक पीरियड के आप एंड में पेमेंट करोगे, कॉल्ड एज एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी रेगुलर और ऑर्डिनरी एन्युटी। लेकिन अगर आप हर पेमेंट पीरियड के स्टार्ट में करोगे, बिगिनिंग में करोगे, कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू, कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू, ठीक है। सर एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा ये एन्युटी इमीडिएट है, एन्युटी ड्यू है? तो पहली बात तो वहां पे लिखा रहेगा कि ये एन्युटी इमीडिएट है या फिर ऑर्डिनरी एन्युटी है, एन्युटी रेगुलर है, ये तीनों में से कोई वर्ड नहीं दिया, ठीक है। तो आपको वहां पे इस केस में, इस केस की बात कर रहा हूँ, ये तीनों में से कोई वर्ड नहीं दिया तो आपके लिखा रहेगा वहां पे कि हम 200 रुपीज पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एन्युटी पेड ऑफ ₹200 एट द एंड ऑफ each month, at the end of each quarter, at the end of each year, at the end of each half year, ऐसा लिखा रहेगा।
तो वो कंसेप्ट किसका है? वो कंसेप्ट है आपका एन्युटी इमीडिएट का। सर नहीं दिया तो आपको शायद एन्युटी ड्यू लिखा रहेगा, या फिर आपको लिखा रहेगा कि 200 मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वर्ड्स दिए रहेंगे। या फिर आपको इस केस में दिया होगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आपने पे करना स्टार्ट किया फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आप पे करोगे मंथली, बट आपने सबसे पहला पेमेंट आपने आज ही कर दिया। तो अगर आपने फर्स्ट पेमेंट आज ही किया तो मतलब ये मंथ में आप दूसरा पेमेंट नहीं करने वाले हो, मतलब आपने ये मंथ के स्टार्टिंग में पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू। और यहाँ पे दिया रहेगा कमेंसिंग नाउ, ये वर्ड दिया रहेगा कमेंसिंग नाउ, मतलब आपने आज पेमेंट आज से करना स्टार्ट कर दिया। जब आप आज से ही पेमेंट कर रहे हो मतलब इस मंथ के स्टार्टिंग में आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पेमेंट इज मेड एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनलाइज्ड इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू। डेफर्ड एन्युटी मतलब क्या? इन दिस एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट द पेमेंट ऑफ एन्युटी स्टार्ट्स आफ्टर डेफरमेंट पीरियड और एट द अटेनमेंट बाय द एन्युटेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड एज। इसका मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल दूंगा, बट ये सिर्फ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सम पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ यही 2 पॉइंट कंसेप्ट आने वाले हैं। सम पॉइंट ऑफ व्यू, उस सम का मैं आपको एग्जांपल्स बाद में देने वाला हूं, फॉर्मुलास देने वाला हूं बाद में। डेफर्ड एन्युटी का एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा। अगर आपको पता है तो आपने नाम सुना हो तो अटल पेंशन योजना स्कीम। नाउ अटल पेंशन योजना स्कीम में होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं 18 ईयर्स का था उसके आजू बाजू अभी स्कीम आया था, ठीक है, तो मैंने उस स्कीम में ऑप्ट किया। स्कीम में ऐसा है कि वो पहली बात तो वहां पे ऑप्ट कौन कर सकता है? जिसका एज 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के बीच में है, ठीक है, वही वो स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, अदरवाइज उस स्कीम में ऑप्ट कोई भी बंदा नहीं कर सकता। तो मेरा 18 ईयर्स का एज था, मैंने वो स्कीम ले लिया। जैसे मैंने स्कीम लिया तो एवरी मंथ में उसके अंदर पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 250 रुपीज, ठीक है, राउंड ऑफ अमाउंट मैंने बोला 250 रुपीज में पे कर रहा हूँ। टिल जब मैं 40 ईयर्स का पहुंचूंगा, जब मैं 40 ईयर्स का हो जाऊंगा तब तक मैं पेमेंट करूंगा। मतलब मैं 18 ईयर्स से लेके जब मैं 40 ईयर्स तक होऊंगा, मतलब मैंने 22 ईयर्स तक मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो 30 ईयर्स का ही है, ठीक है, उसने वो स्कीम लिया तो उसको 10 साल ही पे करना पड़ेगा, बट 10 साल पे करना है तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। मेरा 250 था तो उसका ज्यादा पेमेंट होगा, ठीक है। तो वैसे 40 इयर्स तक मुझे पेमेंट करना है। कोई 38 इयर्स का है तो वो भी वो स्कीम ले सकता है, कोई 39 इयर्स का है तो वो भी वो स्कीम ले सकता है। उसको पेमेंट सिर्फ 1 या 2 साल बाद में करना पड़ेगा। टिल 40 इयर्स तक हो गए तब तक आपको पेमेंट करना है। 40 इयर्स के बाद ना तो पेमेंट करना है ना पेमेंट आप रिसीव करोगे ना। इसका मतलब ये हो कि मैंने 22 इयर्स तक मैंने एन्युटी पे किया, देन 40 इयर्स का जब मैं हो गया तो 40 इयर्स से लेकर के 60 इयर्स तक, 40 इयर्स से लेकर के 60 इयर्स तक वो 20 इयर्स बोलेंगे डेफरमेंट पीरियड। क्या बोलेंगे उसको? डेफरमेंट पीरियड। वो 20 इयर्स में ना तो आपको एन्युटी मिलेगा, ना आप एन्युटी रिसीव करोगे, ना एन्युटी आप पे करोगे। तो वो 20 इयर्स इज कॉल्ड एज डेफरमेंट पीरियड। 20 इयर्स कॉल्ड एज डेफरमेंट पीरियड। नाउ जब आपका 60 इयर्स हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको मंथली पेंशन मिलेगा। तो मैंने जो स्कीम लिया जिसमें मुझे 250 रुपए पे करने को आ रहा है, उसमें मुझे उस स्कीम में मुझे पेंशन मिलेगा 5000 रुपीज पर मंथ। कितना मिलेगा? 5000 रुपीज पर मंथ। कब तक सर? जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं। समझ में आ रहा है? मतलब लाइफ टाइम बेसिकली। जब मेरी डेथ होगी, इन बिटवीन कभी भी पेमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट पेमेंट कर दिया, उसके बाद जब भी मेरी कभी भी डेथ होगी उसमें सर्टेन अमाउंट मिल जाएगा नॉमिनी को, सर्टेन अमाउंट मिलेगा। वो उसका क्लासिफिकेशन मुझे ध्यान में नहीं है, बट इतना पता है कि पेंशन मुझे 5000 रुपए मिलेगा एवरी मंथ आफ्टर, जब मेरा 60 इयर्स हो जाएगा उसके बाद मुझे मिलेगा। तो बेसिकली डेफरमेंट पीरियड क्या होता है? वो 40 इयर्स से लेके 60 इयर्स का जो बोलते हैं पीरियड, कॉल्ड एज डेफरमेंट पीरियड। उसके बाद जो मैं रिसीव करूंगा एन्युटी, कॉल्ड एज डेफर्ड एन्युटी, कॉल्ड एज डेफर्ड एन्युटी। समझ में आ रहा है? So in this annuity contract, the payment of annuity starts after a deferment period or at the attainment of the annuitant of a specified age। जिसमें जब मेरा 60 इयर्स का हो जाएगा, जब मैं 60 इयर्स का हो जाऊंगा उसके बाद मुझे सर्टेन अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 20 साल कॉल्ड एज डेफरमेंट पीरियड। उसके बाद की जो एन्युटी में रिसीव करूंगा कॉल्ड एज डेफर्ड एन्युटी। नाउ फोरबोर्न एन्युटी, इसमें क्या होता है? एन्युटी रिमेन्स अनपेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम तक मैं एन्युटी नहीं पे कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। कोई इश्यू था, मेरे को फाइनेंशियल इश्यू था जिसकी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस पीरियड के लिए उस एन्युटी, उस इंस्टॉलमेंट्स को मैं बोलूंगा फोरबॉर्न एन्युटी। ठीक है, तो ये सब है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको बोलेंगे डैश एन्युटी रिमेन्स अनपेड, या आपको बोलेंगे एन्युटी रिमेन्स अनपेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एन्युटी रिमेन्स अनपेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डैश। क्या आएगा? फोरबॉर्न एन्युटी। तो ये सब है ना कंसेप्ट जो मैंने आपको थियरी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्लीज आप इसको अच्छे से या तो प्रिंट आउट निकाल के इसको फाइलिंग करना है, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि इसको लिख लो आप अपनी बुक में तो भी चलेगा। नाउ पीरियोडिक पेमेंट क्या है? पीरियोडिक पेमेंट, साइज ऑफ ईच पेमेंट ऑफ एन्युटी। ठीक है, पेमेंट पीरियड, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव पेमेंट्स।
मतलब फर्स्ट पेमेंट किया, सेकंड पेमेंट किया, दोनों के बीच में जो भी टाइम आएगा कॉल्ड एज पीरियोडिक पेमेंट्स। मतलब अगर मैंने फर्स्ट पेमेंट किया और सेकंड पेमेंट किया, दोनों के बीच में 3 मंथ आया, मतलब मैं पेमेंट कर रहा हूँ क्वार्टरली बेसिस। अगर मैंने फर्स्ट पेमेंट किया, सेकंड पेमेंट किया, बीच में 6 मंथ का गैप है, तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, तो पेमेंट पीरियड क्या है मेरा, हाफ ईयरली बेसिस। बट यहाँ पे पीरियोडिक पेमेंट कितना है, पीरियोडिक पेमेंट इज नथिंग बट द व्हाट, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, दैट इज एन्युटी का वैल्यू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक पेमेंट। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू, बहुत सिंपल है। पहले मैं फ्यूचर वैल्यू को समझाऊंगा। फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या, फ्यूचर में कितना अमाउंट जमा होगा, फ्यूचर में कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा विद इंटरेस्ट, फ्यूचर में कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा विद इंटरेस्ट, कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू। एंड प्रेजेंट वैल्यू को मैं सिंपल एग्जांपल बोलूंगा आपको, सिंपल वे में, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द व्हाट, प्रिंसिपल। मेरी बात ध्यान से समझो, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द लोन अमाउंट। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू सर, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? अरे प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल, जो आपने लोन लिया है, बेसिकली जो आपने लोन अमाउंट लिया है, जो आपने सर्टेन अमाउंट लोन लिया है, या फिर आपको से फॉर एग्जांपल आपने कार परचेस किया, ठीक है, कार परचेस किया, से फॉर एग्जांपल कार की वैल्यू है 8 लाख रुपीस, आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया 3 लाख रुपीस, बाकी का अमाउंट आप पे कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बाकी का अमाउंट जो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो बेसिकली, तो वो 5 लाख रुपीस इज नथिंग बट द व्हाट, लोन अमाउंट ओनली। वो 5 लाख आपका लोन ही बन गया, तो 5 लाख क्या बन जाएगा, 5 लाख आपका प्रेजेंट वैल्यू बन गया। प्रेजेंट वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट फैक्टर होता ही नहीं है, जिसके अंदर इंटरेस्ट फैक्टर ही होता ही नहीं है। फ्यूचर वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट फैक्टर ऐड होके होता है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट केस में आएगा फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किस में आएगा सर, जनरली लोन केस वाले सम में आता है, जिसमें आप क्या करते हो सर, जिसमें हमको ये फाइंड करना होता है मैंने लोन कितने का लिया, कितना अमाउंट बोरो किया था पहले मैंने, बताओ मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, चलो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ये सब समझ में आ गया ना आपको एग्जांपल, तो समझ लो आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। से फॉर एग्जांपल मैं 5000 रुपीज पे कर रहा हूं एवरी मंथ, 5000 रुपीज 1 ईयर तक, 1 ईयर तक, तो कितना पे किया मैंने, 60,000 रुपीज। लेकिन अगर मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूंगा ना, फ्यूचर वैल्यू, तो मैं 60,000 भले मैंने पे किया बैंक ए को, ठीक है, 60,000 मैंने पे किया, बट फ्यूचर वैल्यू जो फॉर्मूलाज अपने को दिया है एन्युटी इमीडिएट का या एन्युटी ड्यू का, फ्यूचर वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर देन 60,000, बिकॉज ये जो मैं 5,000 पे कर रहा हूं वो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कॉल्ड एज प्रिंसिपल बेसिकली। ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर और इंटरेस्ट ऐड करके मिलेगा। ठीक है, बट अगर यही सेम 5,000 रुपए के अकॉर्डिंगली अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करता हूं, तो प्रेजेंट वैल्यू यहां पर क्या होगा, तो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू सर ऑलवेज बी लेसर देन पेमेंट अमाउंट। मैंने पे किया टोटल 60,000, बट मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, लेस देन 60,000 होगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा सर, लेस देन 60,000 होगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज भी लेसर देन 60,000 जो भी आपने पेमेंट किया, बिकॉज आप जो पेमेंट कर रहे हो उस पेमेंट के अंदर प्रिंसिपल फैक्टर भी है और उस पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट फैक्टर भी है, तो सारे पेमेंट को ऐड करके इंटरेस्ट फैक्टर को वो डिलीट कर देता है और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रिंसिपल फैक्टर ऐड हो जाता है। समझाइए। So present value of an annuity is the current value of future payments from an annuity. The annuity's future cash flows are discounted at a discount rate. तो ये आपको जस्ट थियरी याद रखना है, बट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो भी आप पेमेंट करोगे टोटल पेमेंट में से इंटरेस्ट फैक्टर वो माइनस कर देगा, इंटरेस्ट का पोर्शन माइनस कर देगा, बिकॉज आप जब भी लोन पे करते हो उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन होता है, तो इंटरेस्ट पोर्शन को माइनस करके जो अमाउंट आएगा टुगेदर कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। इन केस ऑफ फ्यूचर वैल्यू, जो भी आप पेमेंट करते हो वो सारा पेमेंट आपका प्रिंसिपल ही है, वो सारा अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट ही है, तो जब आपको मिलेगा दैट विल बी इंटरेस्ट ऐड करके मिलेगा। Future value of an annuity represent the amount of money that will be accumulated by making consistent investments over a set period. ठीक है, सो यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला दे दिया है, सो आई डोंट थिंक सो फॉर्मूला समझाने की जरूरत है, बट सिर्फ एक पॉइंट बोलूंगा मैं यहाँ पर, एन्युटी ड्यू में 1 + i * होता है, जो कि यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बस यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ए एंड पी दिया है, तो a इज इक्वल टू व्हाट, p * 1 + i रेज़ टू स्मॉल n, और वी कैन से दैट 1/p - 1/a इज इक्वल टू i अपॉन c। तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पर आप एन्युटी ड्यू में a डैश, ये a1 लिखा है बट बेसिकली वो a डैश है, a डैश एंड p डैश ऐसे डिनोट करोगे। ठीक है, इसी वे में आपको डिनोट करना है। ठीक है, ओके डन। देन हियर c इज नथिंग बट द व्हाट, अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट, मतलब ये क्या बन जाएगा सर, बेसिकली इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो
ठीक है, इंस्टॉलमेंट वैल्यू। आई क्या बनेगा, इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड। पर कंपाउंडिंग पीरियड क्यों बोला मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ टर्म, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन टर्म, और मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन अ टर्म। सिंपल लॉजिक है, समझा दो मैं। सी एन मतलब क्या, नंबर ऑफ इयर्स, आर मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक सिंपल एग्जांपल, सी आर अगर मेरा बोलूं 12% पर एनम है, ठीक है, और मेरा बोलूं यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, 12% पूरे साल का इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा क्वार्टरली बेसिस। एक सिंपल लॉजिक समझ लेना, और हर समय आप देख भी लो, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आप पेमेंट भी क्वार्टरली करोगे, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आप पेमेंट भी हाफ ईयरली करोगे, इंटरेस्ट कंपाउंडेड आपका मंथली है तो आपका पेमेंट भी वहां पर मंथली ही होता है। सो इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब यहाँ पे आई का फॉर्मुला इज आर अपॉन, एक्चुअल में आई का फॉर्मुला इज आर अपॉन दिस इज 4 into 100, ठीक है। एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आर के बदले मैं लिख दूंगा यहाँ पे 12। सो बेसिकली ये बन जाएगा मेरा 3/100, मतलब इट इज एज गुड एज 3%। सो मैं बोलूंगा एक क्वार्टर का इंटरेस्ट इज 3%। पूरे साल का 12% है, बट एक क्वार्टर का कितना होगा, 3% होगा। पूरे साल का 12% है, लेकिन अगर मैं बोलूँ हाफ ईयरली है तो एक 6 मंथ का, फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट इज 6% एंड सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट इज 6%। समझ में आया। सो मतलब पर कंपाउंडिंग पीरियड। सेकंड है स्मॉल एन का मतलब मैंने लिखा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन अ टर्म, सी नंबर ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ टर्म, और वी कैन से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन अ टर्म, वन एंड द सेम थिंग। क्यों सर, बिकॉज जितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उतनी बार इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जितनी बार इंस्टॉलमेंट पे किया उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जितनी बार इंस्टॉलमेंट पे किया उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया। ओके तो ये निकलेगा सर इनटू एन करना है, मतलब कंपाउंडेड मंथली है तो इनटू 12n कर दो स्मॉल एन निकालने के लिए, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो स्मॉल एन निकलेगा 4 into कैपिटल एन, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर मैं बोलूं 2 साल का पीरियड है, 2 साल का पीरियड है तो पूरे पूरे टर्म में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सर सिंपल लॉजिक है, अगर 2 इयर्स पीरियड है, 2 साल तक आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट कर रहे हो हाफ ईयरली बेसिस पे, मतलब साल में 2 बार, और पूरे 2 साल में 4 बार पेमेंट किया, पूरे 2 साल में आपने 4 बार इंस्टॉलमेंट्स पे किए, 4 बार एन्युटी पे किया, तो स्मॉल एन की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 into 2 years, बेसिकली यहाँ पे कितना होगा 4 टाइम्स आपने इंस्टॉलमेंट्स पे किए और 4 टाइम्स आपका इंटरेस्ट भी कंपाउंड होगा, ठीक है। बहुत बार स्मॉल एन दिया है तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपको स्मॉल एन की वैल्यू दे दी है। कभी कभी कैपिटल एन दिया होता है तो स्मॉल एन निकालना पड़ता है एज पर द फॉर्मूला, जस्ट बिकॉज फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करने के लिए। लेकिन समटाइम्स अगर आपको कैपिटल एन नहीं दिया, सिर्फ स्मॉल एन डायरेक्टली दे दिया, तो स्मॉल एन डायरेक्टली लेकर के सॉल्व करने का। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो ये पार्ट ध्यान में रखना है आपको। नोट, इफ टाइप ऑफ एन्युटी नॉट मेंशन देन ऑलवेज अज्यूम एन्युटी इमीडिएट। क्या अज्यूम करेंगे, एन्युटी इमीडिएट अज्यूम करेंगे अगर टाइप ऑफ एन्युटी नहीं दिया है तो। इफ टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन देन इट इज अज्यूम दैट द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर एनम। यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, बेसिकली इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर क्वार्टर है, पर ईयर है, पर हाफ ईयर है, क्या है कुछ बोला नहीं है, देन ऑलवेज अज्यूम इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम, ठीक है। सो आई होप आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आ गया। नाउ मूव ऑन टू द सम्स। अभी सिर्फ एक दो सम आपको सिखाना है मुझे, वो क्लियर करवा देता हूँ मैं। नाउ सम्स की ओर डालते हैं फटाफट। ओके सो मैं सॉल्व एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, सिर्फ पॉइंट्स मुझे समझाना है, मैं सम्स पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट समझा रहा हूँ आपको कौन से सम में, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने जरूरी है वो बता रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना है। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 years, मतलब आपको ए फाइंड करना है या तो ए डैश फाइंड करना है। तो यहाँ तक आपको इतना पढ़ के समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। कौन सी एन्युटी अगर मेंशन की है तो ठीक है, नहीं दी है मतलब आई मीन टू से दैट ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी रेगुलर, ये तीन में से कुछ भी नहीं है, मतलब या फिर एन्युटी ड्यू होगा, ये भी नहीं है। तो आपको वर्डिंग्स दिया होगा जो भी अमाउंट हम बार बार पे कर रहे हैं वो हर पीरियड के एंड में कर रहे हैं या बिगिनिंग में कर रहे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, देन ऑलवेज अज्यूम इट इज एन्युटी इमीडिएट। नाउ ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी क्लियर यहाँ पे दे दिया, मतलब मुझे यहाँ पे ए डैश नहीं, यहाँ पे मुझे ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑफ रुपीज 5000 पर एनम, मतलब क्या एवरी ईयर पे कर रहे हैं, कितना पर एनम, एवरी ईयर कितना 5000 रुपीज, विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 4% पर एनम। तो सी दे दिया अपने को 5000 इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, आर 4% है एंड स्मॉल 3 है। अभी आर 4% दिया है, इट मीन्स आई इज इक्वल टू व्हाट, आर अपॉन 100, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड है
वो ईयरली है, जब इंटरेस्ट कंपोनेंट ईयरली है तो आई का वैल्यू भी क्या आएगा, R/100। ठीक है, बस उसके अकॉर्डिंगली जो आई मेरे को मिला, बस ये फॉर्मूला में लेना है और फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करने हैं और कुछ यहाँ पे नया नहीं है। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा क्यूब, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, ये जो वैल्यू मैंने लिखा है इसका जो वैल्यू 1.04 इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन के एंड में। अगर नहीं दिया है, सीयर अगर नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 करके। ठीक है, आपको फाइंड करना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो, बट जनरली आता ही है, हर बार आता है क्वेश्चन में वैल्यू। वो हार्डली अगर कोई क्वेश्चन में नहीं आया तो बहुत अलग बड़ी बात हो जाती है, अदरवाइज हर सब में आता है। एग्जाम्पल नंबर 2, A person plans to accumulate a sum of rupees 5 lakh in 5 years। 5 साल में कितना चाहिए, 5 लाख चाहिए। अभी चाहिए क्या, नहीं फ्यूचर में चाहिए। अभी चाहिए, नहीं फ्यूचर में चाहिए। फ्यूचर में चाहिए 5 लाख, मतलब मेरा 5 लाख क्या हो जाएगा, अमाउंट एक्यूमुलेटेड, या तो मेरा ये ए होगा या फिर ए डैश होगा, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ एन्युटी। फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज सन, हाउ मच शुड ही सेव एवरी ईयर इफ ही गेट्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम। अब यहाँ पे लिखा नहीं है एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी रेगुलर, ऑर्डिनरी, एन्युटी ड्यू दिया नहीं है। अमाउंट जो हम बार बार पे करेंगे, कितना पे करेंगे ये तो हमें फाइंड आउट करना है, बट जो भी अमाउंट हम बार बार पे करेंगे वो एट द एंड ऑफ है या एट द बिगिनिंग ऑफ है पर्टिकुलर पीरियड, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड है, एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, ऐसा बोला नहीं है। सो यहाँ पर क्या अज्यूम करने का सर, एन्युटी इमीडिएट है, कुछ भी नहीं बोला, ऑलवेज अज्यूम एन्युटी इमीडिएट। ठीक है, सो यहाँ पर ए का वैल्यू 5 लाख, आर दिया 10%, एन दिया 5 ईयर्स, सो आई निकाल दिया, स्मॉल एन 5 ईयर्स। सी बेसिकली कैपिटल एन 5 ईयर्स होता है, बट उसके बाद मैं स्मॉल एन निकालता हूँ 5, बिकॉज ये स्मॉल एन मेरा नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं होता। स्मॉल एन किस में होता है सर, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ टर्म या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेड इन अ टर्म। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे ले लिया चलेगा, बट अदरवाइज स्मॉल एन इक्वल्स टू 5 हम लेते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे ए का फॉर्मूला दिया हुआ है, सारे वैल्यूज पुटअप किए एंड सॉल्व करेंगे, दैट्स इट, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। सॉल्व किया, डिवाइड बाय 0.1 यहाँ पर है, तो 0.1 यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा और ये मल्टीपल का वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा डिवीजन करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, डेसिमल निकाल के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली जीरोस लगा दो एंड सॉल्व करते जाओ, डिवीजन करो। नंबर बड़ा लगेगा देखने में, बट सॉल्व करोगे आपको इजीली आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये पॉइंट पे, बिकॉज बहुत लोगों को इसमें डाउट्स होता है, इसमें डिवीजन में डिफिकल्टी आती है, बट ये नहीं होना चाहिए आपके लेवल पे। नाउ क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, मिस्टर एक्स सेव्ड रुपीज 5000 एवरी ईयर फॉर सम ईयर्स, एवरी ईयर 5000, साल में एक ही बार, बार बार नहीं, साल में एक ही बार। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड ही रिसीव्ड accumulated amount of rupees 23250, मतलब ये ए का वैल्यू हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब मुझे एन फाइंड आउट करना है। इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड 10% पर एनम। अब यहाँ पे हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो बार बार कभी कर रहे हैं सर, ईयरली कर रहे हैं। अगर ईयरली कर रहे हैं मतलब जो भी अभी तक जितने भी सम किए वो सारे सम यही वाले आए अपने को, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली वाला। ठीक है, अभी तक हाफ ईयरली क्वार्टरली आया ही नहीं है। ठीक है, डन। सिंपली सिर्फ वैल्यू पुट करो, सी का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू पुट करो, आर का वैल्यू पुट करो, आर आई फाइंड करने के बाद पुट करेंगे। ठीक है, स्मॉल एन सर बेसिकली वो कैपिटल एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा एट द एंड ये वाला समथिंग वैल्यू बन जाएगा अपना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली सी यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर ये 1.1 पावर एन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या 1.4641 दिया हुआ है। सो ये 1.1 का कुछ मल्टीपल्स में ये वैल्यू बनेगा हर बार हर सम में। अगर यहाँ पे 1.02 रेज टू एन दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज है तो इसका इस सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीपल करने पे ये बनेगा, चाहे 1.02 का स्क्वायर करने पे आए या 1.02 का क्यूब करने पे आए या 1.02 का 4 टाइम्स करने पे आए, बट इसका ही मल्टीपल्स में वैल्यू ये बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद दैट इज 1.1 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n, देन कंपेयरिंग n का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, now rate of interest compounded annually if an immediate annuity rupees so and so per year amounts to so and so in 2 years। so यहाँ पे आपको r फाइंड आउट करना है और आपको दे दिया एन्युटी कितना 20,000 पर ईयर पे कर रहे हो, मतलब ये आपका सी का वैल्यू हो जाएगा और 2 साल में वैल्यू बन जाएगा 41,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो सी इज गिवन कैपिटल, ठीक है, एन दिया है अपने को, ए भी दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है आर का वैल्यू। तो पहले आई फाइंड कर लेंगे, आई मिलने के बाद आर अपॉन 100 कर लेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई आर। ठीक है, बिकॉज ये 0.05 है इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100, ये 100 यहाँ पर आ गया, आर का वैल्यू मिल जाएगा 5%। सो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट सारे समझ में आ गए। ठीक है, अभी ये सब में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाफ ईयरली वाला केस है,
इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला केस है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी देखो, आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हो 15,000 एवरी 6 मंथ, अगर पेमेंट भी अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हो तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड भी हाफ ईयरली होगा। पेमेंट आप क्वार्टरली करोगे तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड भी क्वार्टरली होगा। या मैं ऐसा बोलूँ कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली है तो पेमेंट भी मंथली होगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्मॉल एन मेरा बनेगा 2 इंटू कैपिटल एन, दैट इज 2 इंटू 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, आर अपॉन 200, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो 10 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 0.05। ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे सी कितना है, सी स्वेन, सो 15,000, ठीक है। और कुछ दिया है नहीं सर, बस ये फॉर्मूला ले लिया, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। सी का वैल्यू है, आई का वैल्यू है, स्मॉल एन का वैल्यू है, वैल्यू पुट के आपको मिल जाएगा ए का वैल्यू। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यस एनुअल ड्यू में आ जाओ। व्हाट इज द फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, क्लियरली मेंशन किया एन्युटी ड्यू कितना, ये 5,000 टू बी पेड पर क्वार्टर। यहाँ पे ओके पर क्वार्टर दिया, मतलब यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हो। जब इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड भी क्वार्टरली होगा। देखो जरा, एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, यस फॉर 1 ईयर। सो यहाँ पे इसको मैं इसी वे में लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सी इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 5,000, मैं एन लिखूंगा कैपिटल एन 1 ईयर, कैपिटल आर लिखूंगा मैं यहाँ पे 16% पर एनम, बट मैं आई फाइंड करूंगा आर अपॉन 400, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो 16 अपॉन 400, ठीक है। आंसर विल बी हाउ मच सर, आंसर विल बी 0.04, ठीक है। उसी तरह मैं स्मॉल एन निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 4 इंटू कैपिटल एन। सो कैपिटल एन कितना है यहाँ पे सर, कैपिटल एन इज 1 ईयर इज इक्वल टू 4। तो स्मॉल एन का वैल्यू 4 आ गया एंड आई का वैल्यू भी 0.04 आ गया। बस अभी सिंपली वैल्यू पुट कर दो, सी का वैल्यू है, आई का वैल्यू है एंड स्मॉल एन का वैल्यू। तो आपको स्मॉल आई एंड स्मॉल एन निकाल के दिखाना पड़ेगा, जिस वे में मैंने किया उसी वे में। सो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी एन्युटी है सर, एन्युटी ड्यू है। तो राइट नाउ वी हैव टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, ठीक है। तो पी डैश इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 1 प्लस आई सी के साथ में किया, बट हम लोग 1 प्लस आई बाद में करते हैं इंटू 1 प्लस आई करके, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, वन एंड द सेम थिंग। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक मिसलेनियस में लास्ट क्वेश्चन मुझे करवाना है, ये वाला। सम मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 25% मोर ओवर इट्स प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 696 आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब 20 ईयर्स के बाद इसका कॉस्ट कितना बन जाएगा सर, इसका कॉस्ट बनेगा 696 प्लस 25%, ठीक है। 25% कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी आफ्टर 20 ईयर्स विल बी 696 प्लस 25% ऑफ 696। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू क्या बनेगा ओल्ड मशीन का, तो ओल्ड मशीन का स्क्रैप वैल्यू इज 1,50,000। इट इज अज्यूम दैट कि मैं न्यू मशीन परचेस करूंगा 25 साल के बाद एंड मेरे पास ऑलरेडी ओल्ड मशीन्स है और उसका स्क्रैप वैल्यू मुझे मिलेगा 1.5 लाख रुपया, और जो मशीन्स मैं खरीदूंगा उसका वैल्यू मुझे पे करना पड़ेगा 696 प्लस 25% करके, जो वैल्यू आएगा वो। सो डिफरेंस अमाउंट दैट वैल्यू आई वॉन्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल में 10,000 रुपीज का मोबाइल मुझे परचेस करना है, ठीक है। मेरे पास ओल्ड मोबाइल है, ओल्ड मोबाइल फोन है जिसका मुझे स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 2000। हाउ मच अमाउंट आई वांट टू परचेस न्यू मोबाइल। सो न्यू मोबाइल परचेस करने के लिए मुझे और 8,000 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 8,000 जमा करूंगा ना, बिकॉज आई नो दैट कि जब न्यू मोबाइल परचेस करूंगा वो 10,000 रुपीज का है और ओल्ड मोबाइल फोन का मुझे 2,000 मिलने वाला है। तो बेसिकली न्यू एक्स्ट्रा अमाउंट कितना चाहिए, बस वो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरा एक्यूमुलेटेड वैल्यू बनेगा, उतना अमाउंट मुझे जमा करना है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है सी का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है, सी का वैल्यू फाइंड करना है। आर इज 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स, ये कैपिटल एन हो जाएगा टू रिप्लेस द मशीनरी। बस यही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। देखो जरा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है। तो 696 प्लस 25% ऑफ 696 विल बी 870, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू 150 है, तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय न्यू मशीन विल बी हाउ मच, तो यहाँ पे आएगा 720 आएगा सर, नेट अमाउंट इतना रिक्वायरमेंट है अपने को। उसके बाद इतना अमाउंट चाहिए मुझे, नेट अमाउंट मतलब 720 मेरे को चाहिए, ये विद इंटरेस्ट मेरा इतना अमाउंट बनना चाहिए 20 ईयर्स के बाद से। तो अभी से मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम में मैं डाल रहा हूँ उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 5% के हिसाब से। सी फाइंड आउट करना है, आई निकाल दिया, स्मॉल एन निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट दैट इज सी ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट।
सर एन्युटी लिखा नहीं है देन ऑलवेज अज्यूम एन्युटी इमीडिएट होगा, अगर टाइप ऑफ एन्युटी मेंशन नहीं किया देन ऑलवेज अज्यूम एन्युटी इमीडिएट होगा, ठीक है। बस फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट किए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वैल्यूज पुटअप करके प्लस माइनस किया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन किया, तो उस बेसिस पे मुझे सी का वैल्यू मिल जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। बस एक पॉइंट मुझे आपको समझाना है। नाउ से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए डिपॉजिटेड ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर for 5 years at the rate of 10% per annum compound interest. How much he will get at the end of 5 year? अब यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब में। सर 5,000 रुपये माल डाल रहे, समझ में आया, सी का वैल्यू 5,000 हो जाएगा, आर का वैल्यू 10% हो गया, एन का वैल्यू 5 ईयर हो गया, ये सब समझ में आ गया। बट सर ये टाइप ऑफ एन्युटी कौन सी है? सर फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड करना है ए का वैल्यू, अमाउंट एक्यूमुलेटेड। क्या फाइंड करना है सर हमको? अमाउंट एक्यूमुलेटेड, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। या इट में बी ए और इट में बी ए डैश, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ एन्युटी। बट सर टाइप ऑफ एन्युटी कौन सी है? सर यहाँ पे तो एट द एंड ऑफ भी दिया है, एट द बिगिनिंग ऑफ भी दिया है और एट द एंड ऑफ भी दिया है। अरे यार डियर स्टूडेंट्स, आप पेमेंट कभी कर रहे हो, आप पेमेंट कभी कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आपको पैसा तो टर्म के बाद ही मिलने वाला है, आपको पैसा तो 5 साल के एंड में ही मिलने वाला है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर ही मिलेगा, बिकॉज टर्म 5 ईयर का आपने सिलेक्ट किया है। टर्म आपने 3 ईयर्स का सिलेक्ट किया, 5 ईयर का किया, 7 ईयर का किया, तो वो पीरियड के बाद ही पैसा आपको मिलेगा, तभी थोड़ी मिलेगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो बार बार एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो जो आप पेमेंट कर रहे हो 5,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जो आप बार बार पेमेंट करोगे, उसके पास क्या लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ लिखा है या एट द एंड ऑफ लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना, वरना स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाला एट द एंड ऑफ समझ के एन्युटी इमीडिएट यूज करते हैं, बट एक्चुअल में इट्स अ कंसेप्ट ऑफ एन्युटी ड्यू। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया, एंड जितना भी पॉइंट समझा है प्लीज उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना। एग्जाम के टाइम पे पूरा पीडीएफ एक बार देख करके जाना, और एग्जाम के एक दिन पहले ये वीडियो आप देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।